हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबका इंतजार आज के इस क्लास में खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो क्लास है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान या फिर कहें कि सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। बहुत सारे लड़कों का, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर एसएसटी कब से स्टार्ट होगा, एसएसटी कब से स्टार्ट होगा, हम लोग को सोशल साइंस पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। तो आप सब अब इंतजार आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि सोशल साइंस के जो सभी क्लासेज हैं स्टार्ट हो गए हैं। और आज हम लोग सोशल साइंस का ही एक पार्ट है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र भी हम लोग कहते हैं, वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फिर सामाजिक विज्ञान का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा? राजनीति विज्ञान, ठीक है। कौन सा? राजनीति विज्ञान। इसे विज्ञान भी बोलते हैं या फिर शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस क्लास को। हाँ, शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने दोस्तों के पास, जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं ना, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में, मतलब हर जगह शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसके बाद क्लास स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रही बात कि क्लास स्टार्ट करने से पहले, मान लीजिए कि हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि ये लोकतंत्र है क्या, आखिर लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है, और इसमें साझेदारी का क्या मतलब है। हाँ, लोकतंत्र क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, सत्ता क्या है, और फिर सत्ता की साझेदारी कह रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी, इस चैप्टर की जानकारी। कहने का मतलब मेरा यही है कि पाठ का परिचय, ठीक है। सिंपल शब्दों में यह है कि पाठ का परिचय पहले हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। दो देशों की कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि अगर दोनों देशों की कहानी को अगर हम लोग समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर ये जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है ना, ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जरूरी है, और क्यों जो यह देश लागू नहीं करता है उसका पतन कैसे हो जाता है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन मतलब पाठ का परिचय, ठीक है। पाठ परिचय इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ परिचय का मतलब यही है कि इसमें थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। सरकार के बारे में, सत्ता के बारे में, सत्ता का मतलब क्या होता है, सरकार कैसे होती है, सरकार का प्रारूप कैसा होता है, सरकार चलाने के नियम कैसे बनते हैं, या फिर जो कानून बनता है वो कानून कैसे बनता है, सरकार बनती कैसे है। और अभी हमारे देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। लोकतंत्र है तो कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, इन सारी बातों की जो है ना, ये सब कहाँ मिलेंगे, बेसिक जानकारी में, इंट्रोडक्शन में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो देशों की कहानी। क्या पढ़ेंगे? दो देशों की कहानी। दो देशों की कहानी, कौन कौन देश हैं? दो देशों की कहानी में एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम, ठीक है। इन दोनों देशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक श्रीलंका के बारे में और एक बेल्जियम के बारे में। तो चलिए
अब अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद, हालांकि ये जो आ रहा है ना शब्द बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ये सब क्या है, तो ये सब जो शब्द आने वाले हैं चैप्टर में, ये सब जो प्रयोग में आने वाले हैं ये शब्द, तो ये सब शब्दों की हम परिभाषा जान लेंगे इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब अब हम ये पढ़ाएंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यवाद क्या है, और कैसे श्रीलंका में बहुसंख्यवाद जो है हावी हो गया श्रीलंका की सरकार पर, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तो अब उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि बहुसंख्यवाद क्या है, इंट्रोडक्शन में ही हम लोग ये लोग जान लेंगे। ठीक है ना, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं, गृह युद्ध आएगा, धर्मनिरपेक्षता आएगा, सांप्रदायिकता आएगा, ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि प्रयोग हुए हैं, तो उसको हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी। ठीक है, बेल्जियम की समझदारी। इसके बाद अगला पॉइंट सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है ना, क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी पाठ के अंतर्गत एक और पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी का रूप। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई देश सहमत भी हो गया, ठीक है, कोई देश सहमत भी हो गया कि हाँ हम सत्ता की साझेदारी के पक्ष में हैं, हम अपने देश में ये लागू करना चाहते हैं, तो फिर उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये जानना जरूरी होगा ना। तो ये जो पॉइंट है ना, जो हमने दिखाया इस पाठ में, इस चैप्टर में, तो ये जो है यही पॉइंट पे बातचीत होने वाली है, और इसी पॉइंट के जरिए, इसी पॉइंट की सहायता से इस पूरे चैप्टर का हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे, इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये मेन पॉइंट है, अगर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो पहला चैप्टर हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करेंगे, तो ये आज का जो क्लास है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है, तो सत्ता की साझेदारी तो बाद में है, पहले भाई ये लोकतंत्र होता क्या। अगर जानकारी ही नहीं रहेगा कि लोकतंत्र क्या होता है, तो फिर हम लोग सत्ता की साझेदारी क्या जानेंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि हम लोग लोकतंत्र के बारे में जाने। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ठीक है, पहले हमारे देश में राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब, राजतंत्र का मतलब ये होता है कि जो शासन व्यवस्था है ना, जो शासन व्यवस्था, जो सिस्टम है, किसी एक राजा के हाथ में है। ठीक है, एक राजा के हाथ में है, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जो सरकार की तरफ से जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो राजा की तरफ से लिए जाते थे। ठीक है, राजतंत्र में राजा की तरफ से लिए जाते थे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो अब तो नहीं है कहीं पर भी राजतंत्र, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र जो है क्या है, सभी देशों में, लगभग अत्यधिक देशों में, सर्वाधिक देशों की सबसे महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र ही है। ठीक है, इसी के हिसाब से ज्यादातर देश चल रहे हैं, अधिकतर देश चल रहे हैं, तो लोकतंत्र ही होता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जिसमें जो भी निर्णय लिया जाता है, सरकार के तरफ से जो भी निर्णय लिया जाता है, या फिर सरकार के पक्ष में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो किसके हाथ में होता है, वो जनता के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें सर्वे सर्वा जनता ही होती है। ठीक है, राजतंत्र में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, वहां पर सिर्फ एक राजा होता है, और उसका मतलब जो भी उसको फैसले लेने हैं, निर्णय लेने हैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए,
वह उसका अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही राज करती है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का निर्णय जनता के द्वारा किया जाता है। यहां पर परिभाषा हम दिखा देते हैं आपको, परिभाषा हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा हमने लिखा है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें सत्ता में अधिकांश लोगों की भागीदारी हो, वैसा सरकार वैसी सत्ता। ठीक है, जिसमें अधिकांश लोगों की भागीदारी हो, वो सच्चे लोकतंत्र की निशानी है, वही सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये रही लोकतंत्र की परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। सबसे पहले लोकतंत्र दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। हालांकि देखिए, सबसे पहली बात आप सबको बता दें कि इस राजनीति शास्त्र में 5 चैप्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, इस राजनीति शास्त्र में टोटल 5 चैप्टर हैं और पांचों जो चैप्टर हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये पांचों चैप्टर जो हैं लोकतंत्र पर ही, किस पे हैं? लोकतंत्र पर ही हैं। इसका मतलब कि ये जो शब्द हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जो शब्द हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पांचों जो चैप्टर है लोकतंत्र का ही है, लोकतंत्र से ही संबंधित है। ठीक है ना, लोकतंत्र के नाम से ही है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जो शब्द है कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सबको बता दें, आप सब तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, लोकतंत्र नाम का एक पूरा चैप्टर ही है। 9th क्लास में आप लोग जब पढ़ रहे थे तो क्या था, उसमें 9th क्लास में राजनीति विज्ञान में एक लोकतंत्र नाम का पूरा चैप्टर ही था। लोकतंत्र के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना था 9th क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, हमें पता है पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन दिमाग में कुछ ऐड हुआ नहीं होगा, सब भूल गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार फिर से वही बात की रिपीटेशन कर देते हैं, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है ना बहुत मायने रखता है। ठीक है, लोकतंत्र बहुत मायने रखता है अपने देश को समझने के लिए, अपने देश की सरकार को समझने के लिए, अपने देश की शासन व्यवस्था को समझने के लिए, अपना संविधान समझने के लिए ये लोकतंत्र समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 9th में आप लोगों ने पढ़ा था अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, जनता का शासन है। मतलब कि लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है। कौन शासन करता है लोकतंत्र में? कोई राजा, तानाशाह? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र में जनता शासन करती है। ठीक है, जनता शासन करती है और जनता के लिए ही शासन करती है। और जो शासन होता है वो किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। ठीक है, जो सरकार बनता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री हुआ, हाँ, या प्रधानमंत्री हुआ, या जो सांसद हुए, विधायक हुए, ये सब कौन चुनता है? जनता ही चुनता है ना। और किसके लिए चुनता है? जनता के लिए ही चुनता है। और चुनता किसको है? जनता को ही चुनता है। ठीक है, क्योंकि संविधान में अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का। ठीक है ना, तो वही है अभिव्यक्ति की आजादी है संविधान में, तो सभी वर्ग के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। तो वो चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, मतलब कि चुनाव कौन लड़ सकता है? यहाँ की जनता ही लड़ सकती है ना।
यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ेगी, यहाँ की जनता ही वोट देकर उसे सरकार बनाएगी, उसे जिताएगी, एक अपना प्रतिनिधि चुनेगी और वह जनता क्या करेगा, जनता की ही देखभाल करेगा, जनता के ही विकास के बारे में सोचेगा, जनता के लिए कानून बनाएगा, ठीक है, जनता के लिए कानून को लागू करेगा। कौन करेगा? ये सब मतलब सर्वे सर्वा क्या है? जनता। लोकतंत्र में जितनी भी होती है ना, सभी कार्यों का लगाम जो होता है किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो है वही लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब बताइए कि अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन कौन थे? सबसे पहले आप लोग बताइए अब्राहम लिंकन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अब्राहम लिंकन जो थे ना, अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो हैं, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत गरीब परिवार से थे और गरीब परिवार से होने के बावजूद इनका सपना बड़ा था और इन्होंने सफलता हासिल की और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नंबर कौन सा है? ठीक है, वो कौन से राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं? ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग को याद नहीं होगा, वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अभी जो वर्तमान में हैं वो कौन से? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। क्या? जो बाइडेन, जो बाइडेन, ठीक है। किसको हराकर राष्ट्रपति बने थे ये? अमेरिका में किसको हरा करके राष्ट्रपति बने थे? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन ने वहां पर राष्ट्रपति पद का शपथ लिया 46वें राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर कि लोकतंत्र होता दो प्रकार का है। लोकतंत्र होता दो प्रकार का है, कौन कौन? एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता क्या? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि अगर प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो जनता है ना डायरेक्ट शासन करती है, ठीक है, किसी से पूछने के लिए। मान लीजिए कि अगर हम जनता हैं, अगर हमारे विकास में कोई बाधा आ रहा है या फिर किसी भी चीज का अगर हमें वेरिफिकेशन करना है या मतलब कुछ बातचीत करनी है तो उसे डायरेक्ट सरकार से हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि मान लीजिए क्लास हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, क्लास में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है टीचर क्लास में अगर कोई दिक्कत होता हो या फिर क्लास में कोई नया फंक्शन करना हो या फिर क्लास का विकास करना हो तो फिर उससे संबंधित उसके बारे में बच्चे किससे बात करेंगे? किससे डायरेक्ट बोलेंगे? तो डायरेक्ट किसको बोलेंगे? सर से बोलेंगे, टीचर से बोलेंगे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से टीचर के पास जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि जनता जो है डायरेक्ट सरकार से बातचीत करती है, ठीक है, डायरेक्ट अपनी मांगों को पूरी करती है, अपनी मांग करती है, डायरेक्ट अपनी मांग करती है। किससे? सरकार से, एक प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि यही जो होता है ना, अब अप्रत्यक्ष में देखिएगा सेम प्रोसेस है, लेकिन अब यहीं पे एक लड़के का मॉनिटर बना दिया जाता है, एक लड़के को मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है, एक लड़के को मॉनिटर बना दिया। मान लीजिए इसे मॉनिटर बना दिया गया, ठीक है, एक लड़के को मॉनिटर बना दिया गया क्लास में। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चों ने अपना एक प्रतिनिधि बना दिया, ठीक है, अपना एक प्रतिनिधि बना दिया, एक प्रतिनिधि चुन लिया, हाँ, प्रतिनिधि चुन लिया। तो अब क्लास से संबंधित जो भी बात होगी, अब सभी बच्चे नहीं जाएंगे बातचीत करने,
सभी बच्चे नहीं जाएंगे बातचीत करने, सिर्फ ये मॉनिटर जो है ना यही जाके बातचीत कर सकता है सर से। ठीक है, ये जो मॉनिटर है सर से जाके बातचीत कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जब बच्चा यहाँ पे जाएगा सर से बातचीत करेगा तो ये दिखेगा अकेला ही, दिखेगा अकेला ही कि सर से अकेला ही बातचीत कर रहा है, लेकिन इसका जो पावर है ना सभी बच्चों का उसके समर्थन में है। मतलब कि इसके जाने का मतलब कि क्लास के पूरे बच्चे यहाँ पर हैं इसके साथ में, और इसके पूछने का मतलब कि क्लास के सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष शासन होता है। और अपने भारत की बात की जाए तो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष शासन है, अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष मताधिकार होता है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष मताधिकार होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, सॉरी, प्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन शासन जो होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। शासन जो है अप्रत्यक्ष होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जनता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है सरकार से बातचीत करने के लिए, एक अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए एक प्रतिनिधि चुन के रखा हुआ है, और उस प्रतिनिधि का काम सिर्फ यही है। अब पूरी जनता जो है निश्चिंत रहेगी, क्योंकि उसके बारे में जो भी सोचना है उन्होंने एक आदमी को पावर देके वहां पर बैठा दिया है सोचने के लिए। ठीक है, तो यही जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सत्ता क्या, अब बात करते हैं कि सत्ता क्या है। लोकतंत्र तो हम लोग समझ लिए, समझ में आया कि नहीं, एकदम अच्छी तरीके से हम लोगों ने लोकतंत्र को समझा, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लिए। अब बात आ रही है कि ये जो हमारा चैप्टर है कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता क्या है भाई, सत्ता का मतलब होता क्या है, तो आप सबको बताएं। ये जो सत्ता है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सत्ता का मतलब क्या होता है। हमने लिखा यहां पर सत्ता, सत्ता का मतलब होता है पावर। ठीक है ना, पावर, सत्ता का मतलब पावर। कैसा पावर, पैसे की पावर या हथियार की पावर, शरीर का पावर, कैसा पावर। हाँ, पावर बहुत प्रकार के होते हैं ना, पैसे का भी पावर होता है, हाँ, शरीर की ताकत का भी पावर होता है, हथियारों का भी पावर होता है। तो कैसे पावर की बात हो रही है, कैसी शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति या सत्ता। ठीक है ना, अगर राजनीति में अगर देखें तो पावर का मतलब होता है सत्ता, और इसका शब्द अर्थ देखेंगे तो पावर का मतलब होता है क्या, शक्ति। तो यहां पर पावर का मतलब क्या है, यहां पर कौन सी शक्ति का बात हो रहा है, राजनैतिक शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, मतलब पॉलिटिकल पावर। क्या, पॉलिटिकल पावर, बिल्कुल पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है, राजनीतिक शक्तियां की बात हो रही है। सत्ता का मतलब पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्तियां। अब ये बात है, ये तो समझ गए हम कि सत्ता जो है राजनीतिक शक्तियों का सत्ता कहा जाता है। ये होता किसके पास है, ये राजनीतिक शक्ति होता किसके पास है भाई, हम किसे कहेंगे सत्ता में है वो, हाँ, किसे हम कहेंगे कि वह अभी सत्ता में है, जिसके पास राजनीतिक शक्तियां होगी उसी को कहेंगे ना। अब ये राजनीतिक शक्तियां होती किसके पास है, तो राजनीतिक शक्तियां होती हैं किसके पास, सरकार के पास। किसके पास, सरकार के पास। इंग्लिश में इसको बोले तो गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट। सत्ता, सत्ता का मतलब राजनीतिक शक्तियां, पॉलिटिकल पावर, और ये किसके पास होता है, तो सरकार के पास होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब रही बात कि सरकार कैसे बनती है, सरकार बनती कैसे है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक के बारे में जानने वाले हैं, बेसिक क्या है। ठीक है, तो बेसिक क्या है, अब देखिए सरकार बनता कैसे। अच्छा एक बात यहां पर, सरकार तो मान लीजिए बन गया, सरकार किसी को बना दिए, सरकार चलती कैसे है, तो सरकार दो चीजों को देखकर चलती है। किसको, एक संविधान को, सरकार जब भी चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, संविधान से
हटके नहीं चलेगा। संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है देश में। देश में सबसे बढ़कर कौन है? संविधान है। और सरकार जो भी बनेगी सबसे पहले संविधान को देखकर अभी अपने जो भी फैसले लेगी संविधान को देखते हुए लेगी। संविधान के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जनता। ठीक है, मान लीजिए कोई सरकार बना, प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, या फिर सरकार बनाया गया, तो फिर वह सरकार क्या करेगा कि अपने जनता के विकास के लिए कोई कानून लाएगा, कानून बनाएगा। ठीक है ना। तो कानून बनाने से पहले क्या देखा जाएगा कि कहीं हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ना। संविधान को बचाते हुए, संविधान की गरिमा को बनाए रखते हुए एक कानून बनाया जाता है। और कानून किसके लिए बनाया जाता है? जनता के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो सरकार चलती है किसके हिसाब से चलती है? तो संविधान के हिसाब से चलती है। और सेकंड नंबर पे होता है जनता, जनता के हिसाब से चलती है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि संविधान सरकार जो है, सरकार के अंग कहें या फिर सत्ता के अंग कहें। ठीक है, सत्ता के अंग कहें तो सत्ता के अंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? सत्ता के अंग का बंटवारा किस रूप में होता है? क्षैतिज रूप में। ध्यान रखिएगा, सरकार का जो अंग होता है वो क्षैतिज रूप में बंटवारा होता है। ठीक है, और सरकार की जो स्तर होती है ना, सरकार की जो स्तर होती है वह ऊर्ध्वाधर रूप में उसका बंटवारा होता है। ठीक है, यहीं से जो पावर शेयरिंग होता है ना, सत्ता की साझेदारी, यहीं से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो सत्ता है, सत्ता के अंग क्षैतिज रूप में देखें। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? ये वाला लाइन क्या है? क्षैतिज होता है, और ये वाला लाइन क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, या फिर बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो क्षैतिज हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो जो सत्ता के जो अंग है ना, सत्ता के अंग किस रूप में बांटे जाते हैं? क्षैतिज में। ठीक है, क्षैतिज बंटवारा होता है। तो क्षैतिज बंटवारा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऊर्ध्वाधर भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है? सरकार के सत्ता के अंग कौन कौन से हैं? पहले होता है विधायिका। सबसे पहले क्या होता है? विधायिका। सेकंड नंबर पे क्या होता है? कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब तीनों का काम क्या है? तीनों का काम क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन अंग होते हैं सत्ता के, मतलब सरकार के जो हैं तीन अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों का काम क्या है भाई। तीनों का काम क्या है? तो विधायिका जो होता है ना, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, ये क्या हो गया? विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, क्या? कानून बनाना। ये हम बताएंगे आपको विस्तार रूप से, कानून कैसे बनते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं, और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। हालांकि यहाँ पर देख रहे हो विधायिका लिखा हुआ है हमने। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पूरा डिटेल से हम समझाएंगे कि जो कानून बनता है कैसे बनता है, और कैसे कोई एक्ट बनता है, कैसे कोई बिल पास होता है। ठीक है ना, ये सभी हम बताएंगे। सबसे पहले इतना जानिए कि जो विधायिका का काम होता है वो कानून बनाने का काम होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को, मतलब वो जो कानून बना है उसी को लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। इसके बाद रहता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम यह है कि जो विधायिका से जो कानून बना हुआ है और एक कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किया गया है, बस उसी कानून का देखभाल करना है, उस कानून की रक्षा करनी है। न्यायपालिका का काम क्या होता है? देखभाल करना। किसकी देखभाल करना? किसकी देखभाल करना? उस कानून की देखभाल करना कि वो कानून
सही ढंग से सुचारू रूप से अपने देश में लागू हुआ है या नहीं हुआ है, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इस कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर इस सब की देखभाल जो होती है ये न्यायपालिका के हाथ में होती है, और न्यायपालिका को थोड़ा अधिक पावर मिला होता है, न्यायपालिका को अधिक पावर मिला होता है। तो ये सरकार के अंग हो गए। सरकार के अंग का बंटवारा किस रूप में होता है? क्षैतिज रूप में। ठीक है, क्षैतिज रूप में सरकार के अंग का बंटवारा होता है या फिर सत्ता के बंटवारा होता है, सत्ता के अंग का। अब बात करते हैं का स्तर ऊर्ध्वाधर रूप में, सत्ता का स्तर। ठीक है ना, सत्ता का स्तर। इसको किस रूप में बांटेंगे? ऊर्ध्वाधर रूप में बांटेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ता है सत्ता का, या फिर इसे हम कहें कि सत्ता का या सरकार का विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। सरकार का विकेंद्रीकरण होता है। कहने का मतलब यही है कि जो सरकार है ना, मान लीजिए अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो अपनी राजधानी जो है दिल्ली है और केंद्र सरकार वहां पे है, मतलब कि अभी बात करें फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, हालांकि इस जो क्लास है इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें उस मुद्दों को पढ़ाया जाता है जो कि पढ़ना है। ठीक है, हम बस एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, इसमें किसी से किसी का संबंध नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर कोई भी पॉलिटिकल मेंबर से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, अगर वर्तमान में सरकार नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है, बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या बात है कि मोदी जो है ना पूरे देश का विकास के बारे में सोचना होता है, मोदी को पूरे देश के विकास के बारे में सोचना होता है। अगर हम बात करें कि हमारे गांव का विकास कैसे, तो भाई अगर बात करें तो भारत में टोटल 29 राज्य हैं। कितने? 29 राज्य हैं, और 29 राज्यों में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर गांवों और पंचायतों की बात की जाए तो पता नहीं कितने गांव और पंचायत हैं अपने देश में। ठीक है, तो ये सोचिए कि क्या ये जो सरकार है क्या ये हर एक गांव के बारे में सोच सकती है? हर एक गांव का विकास कर सकती है? हर एक पंचायत का विकास कर सकती है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है ऐसा कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हर पंचायत के बारे में सोच सके, हर गांव के बारे में सोच सके, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कि जो सरकार का बंटवारा होता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है ना, थोड़ी जिम्मेदारी है वो उसको कम किया जाए। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए परिवार में हम लोग 5 आदमी हैं। ठीक है, एक कमा रहा है और 4 आदमी खा रहे हैं, तो फिर ये क्या है? एक पे ही जिम्मेदारी है, जो कमा रहा है उस पे ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 2 कमाने लगे या 3 कमाने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी कम हो जाएगी, होगी ना, जिम्मेदारी कम हो जाएगी, जिम्मेदारियों का बंटवारा हो गया। तो उसी प्रकार सरकार के स्तर का बंटवारा किया जाता है सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और अंतिम जो गांव है, भारत के जो अलग अलग गांव हैं, छोटे से छोटा भी जो गांव है उसका भी विकास हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर का ऊर्ध्वाधर रूप में बंटवारा किया जाता है। कैसे होता है ये हम आप सबको बता दें, कैसे होता है ये भी हम आप सबको बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है मान लीजिए केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य सरकार, और इसके बाद क्या है? अपनी जो पंचायत सरकार होती है, पंचायत सरकार बोल सकते हैं या फिर क्षेत्रीय सरकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रीय सरकार या फिर पंचायत सरकार। हम लिखते हैं पंचायत सरकार। ठीक है ना, पंचायत सरकार। अब देखिए यहां पर कुछ जिम्मेदारी कम हुआ कि नहीं केंद्र सरकार का? ध्यान दीजिएगा, यहां से जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार का कम हुआ कि नहीं? अगर हमारे पंचायत में विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? ये पंचायत सरकार सोचेगी। और किसके अनुरूप सोचेगी? सबसे पहले राज्य सरकार को बताएगी कि हाँ ये पंचायत में, इस गांव में विकास करना है, और फिर राज्य सरकार
केंद्र सरकार को खबर देगी। तो ऐसे करके थोड़ी जिम्मेदारियां बंट जाती है और किसी एक पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है। अगर एक पर होती तो ये इतना बड़ा विशाल देश है भारत, नहीं चल पाएगा। चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चलिए, ये हो गया सत्ता का स्तर, ऊर्ध्वाधर रूप में सत्ता का बंटवारा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि कानून बनता कैसे। एक नजर में देख लेते हैं कि कानून कैसे बनता है। कानून बनता है संसद से। कैसे? संसद से। सांसद क्या है भाई? सांसद क्या है? सांसद क्या है? तो देश में किसी कानून को बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, देश में किसी कानून को बनाने के लिए या फिर बने हुए कानून को बदलने के लिए, देश में नया कानून बनाने के लिए या फिर बने हुए कानून को बदलने के लिए जो निर्वाचित व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। निर्वाचित व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित मतलब कि वो किसी न किसी क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हुए होते हैं। जनता उसको चुनाव करके भेजती है, जनता अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है उनको सांसद में। ठीक है, तो उसी को सांसद कहा गया है, निर्वाचित व्यक्तियों का समूह। अब बात करते हैं कि सांसद में कौन कौन होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्या जो सिर्फ लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं वो होते हैं, या फिर राष्ट्रपति होते हैं, या फिर राज्यसभा होते हैं, क्या होते हैं? अगर बात करें सांसद की, तो सांसद में सबसे पहले ये लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के सांसद होता है। ठीक है ना, कोई एक नहीं है, इन तीनों को मिलाकर के सांसद कहा जाता है। मतलब कि जो भी कानून बनेंगे ना, जो भी कानून बनेंगे, ये लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें कोई नया कानून बनाना है। ठीक है, नया कानून बनाना है, सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया कि हाँ इस कानून को लाना है अपने देश में, एक नया ये कानून बनाना है। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट को कहाँ पे ले जाया जाएगा? लोकसभा में ले जाया जाएगा। लोकसभा में अगर बहुमत के साथ सबका बहुमत मिल जाता है उस बिल पे, उस फॉर्मेट पे, मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं, अगर 60 या 70 मेंबर जो क्या किए, समर्थन कर दिए कि हाँ ये बिल अच्छा है, तो फिर वहां से पास हो जाएगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, अगर वहां भी उसको बहुमत मिलता है, और फिर अंत में जब राष्ट्रपति का उस पर साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, तब फिर वह कानून जो है, बिल जो है, एक्ट बन जाता है। ठीक है ना, क्या होता है? सबसे पहले बिल होता है। जो सरकार फॉर्मेट तैयार करती है तो उसका नाम होता है बिल। क्या बोलते हैं? ये बिल सरकार लेकर आई। लेकिन वही बिल जब समर्थन में क्या बोलते हैं, लोकसभा में जब बहुमत के साथ पारित हो जाता है, इसके बाद राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर लेता है, और इसके बाद राष्ट्रपति की जो मोहर होती है, साइन होता है, वो लग जाता है, तो वही बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वही बिल एक्ट के रूप में हो जाता है और एक नया कानून बन जाता है। अब बात करें कि लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 543। कितने? 543। हालांकि कहीं कहीं आप लोग देखिएगा 545। ठीक है ना, 545। हालांकि अब 543 पे ही चुनाव होते हैं। अगर इसको डिटेल समझना है तो समझिए, देखिए 543 पे जो चुनाव होता है अभी फिलहाल चल रहा है, ये 543 सीटों पर चुनाव होती है। और 2 सीट आपको जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये जो 2 सीट एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, ये किस लिए सीट थे? ये अब समाप्त कर दिया गया है। पहले एंग्लो इंडियन के लिए रखा जाता था। किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए ये सीट रखा जाता था। एंग्लो इंडियन का मतलब यही है कि कोई विदेशी है, मान लीजिए यूरोप से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई मतलब विदेशी है, और भारत की महिला या किसी भारत की लड़की से उसको प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और दोनों जब आपस में शादी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल होनी चाहिए वो भारत की होनी चाहिए, और जो मेल होना चाहिए वो विदेश का होना चाहिए। तो ये जब दोनों आपस में शादी कर लेते हैं ना, और दोनों का जो बच्चा होता है वही एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें भारत में आरक्षित थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 543 सीटों पर ही चुनाव होता है।
543 जो मेंबर हैं वही लोकसभा में मेंबर हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में मेंबर है 245। 245 मेंबर राज्यसभा में हैं। क्या वे सभी चुनकर आते हैं? बिल्कुल नहीं। 245 में 233 जो मेंबर होते हैं वो चुनकर आते हैं। 233 जो मेंबर होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनकर आते हैं, लेकिन जो 12 होते हैं ना, जो 12 जो मेंबर होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वह मनोनीत राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, चुनाव से आए 233 सदस्य और जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा कितने हुए? 543, राज्यसभा 245 और राष्ट्रपति एक ही है, राष्ट्रपति एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सांसद का प्रारूप, सांसद का प्रारूप। ठीक है, अब कानून कैसे बनता है ये आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले कोई भी बिल जाएगा लोकसभा में और लोकसभा में इसको जब समर्थन मिल जाएगा, बहुमत के साथ समर्थन मिल जाएगा, तब ये फिर जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में भी फिर बहुमत के साथ समर्थन मिलता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन या हस्ताक्षर कर देंगे तो वही बिल एक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से समझाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। क्या पढ़ना है? सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी थी, लोकतंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का परिभाषा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। सत्ता की साझेदारी देख लेते हैं। देखिए सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है, सत्ता की जो साझेदारी है ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। मतलब अपने देश में जितने भी समाज है ना, प्रत्येक समाज के, प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के, मतलब जितना जो अंतिम पायदान पर खड़ा शख्स है ना, उसकी भी भागीदारी अपने देश के शासन व्यवस्था में होनी चाहिए और उसी को बोला जाता है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मतलब समझिए आप, ये बहुत ही जरूरी है सत्ता की साझेदारी अगर देश को विकास के राह पर चलना है, ले चलना है। तो अब बात करते हैं, इसमें कुछ शब्द आते हैं इस चैप्टर में, कुछ ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। इस शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से शब्द प्रयोग होने वाले हैं और उसका मतलब क्या होता है। देखिए एक शब्द आपको मिलेगा धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता क्या है? देखिए वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर, वैसा राज्य जिसमें किसी भी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता न देते हुए सभी धर्मों का समान अधिकार प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों का देश भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि किसी एक धर्म का यहाँ पर प्राथमिकता नहीं है, सभी धर्मों का समान अधिकार है। अब एक शब्द जो है सामाजिक विभाजन, ये आप लोग को देखने को मिलता है इस चैप्टर में। सामाजिक विभाजन क्या होता है? तो सामाजिक विभाजन विविधता के आधार पर, विविधता क्या है? रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब क्या है? विविधता है। कहने का मतलब ये है कि अपने देश में अनेक प्रकार के विविधता है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोग रहते हैं। ये सब क्या है? विविधता है। और इन्हीं विविधता के आधार पर जब समाज के लोग बंट जाते हैं तब उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। जब समाज के लोग आपस में इस विविधता के कारण बंटने लगते हैं या फिर बंट जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता होता है कि जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के खिलाफ हो जाते हैं या फिर नफरत करने लगते हैं और दूसरे के धर्म को स्वयं की अपेक्षा उसको नीच मानने लगते हैं या फिर दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तब वही क्या होता है? सांप्रदायिकता कहलाता है।
क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मेरा जो धर्म है ना वही श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं लोग। क्या कहते हैं कि जो मेरा जाति है यही श्रेष्ठ है, मेरी जो धर्म है वही श्रेष्ठ है, अब इसके अलावा कोई जाति और कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। मतलब चलिए अगला है लास्ट, गृह युद्ध। एक देखने को मिलेगा आपको गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? श्रीलंका के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था। तो गृह युद्ध क्या है? देखिए, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की, मतलब सरकार से विरोध करने वाले समूह हर देश में है, हर देश में है। तो किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप, हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप जो युद्ध सा लगने लगता है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, उसका विरोध करने लगे, और वह विरोध इतना हिंसक हो जाता है, वह लड़ाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह एक युद्ध सा लगने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। तो आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने क्या किया? इस जो चैप्टर का था इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसी के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दो देशों की कहानी, और दो देशों की कहानी से हम लोग समझेंगे कि ये सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है हमारे देश के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले पार्ट में।